गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8। आज हम पार्ट 3 कवि का चुनाव, इसके प्रश्नों उत्तर जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों उत्तर जो है उसमें सबसे पहले मुख से है। आप लोग जानते हैं इसका कैसे प्रश्नोत्तर करते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी आपको बताया था। तो मुख से जो प्रश्नों उत्तर हैं वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये तीनों प्रश्न उत्तर आप अपने आप करेंगे। लेखनी से पहला प्रश्न है, उसमें जो दिया है कि निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सच्चा कवि यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ये बात किसने किससे कही, आप जानते हैं किसने किससे कहा है। ये आप इसे ढूंढ कर लिखिएंगे। सच्चे कवि के साथ और कितने लोग थे वो आपको पता है, और कितने लोग थे आखिर में, ठीक है। और आखिरी वाले जो मोर महल में जब रहते हैं तो कुल कितने थे, उसमें एक कवि भी था, तो कुल टोटल कितने थे वो आपको बताना है। उसमें उसके बाद में ग है, उसने किस दुख और सुख का अनुभव किया था। ये तो आपको इसी लाइन में दिया है कि उसने दुख और सुख का दोनों का बराबर अनुभव किया था, ठीक है। तो ये वाला लाइन आपको लिखना है कि इस बराबर का अनुभव किया था। उसके बाद में है उसे सच्चा कवि क्यों माना गया, क्योंकि उसने दुख की रातों में भी उसे सच्चा कवि इसलिए माना गया क्योंकि उसने दुख की रातों में भी कविता की और सुख की रात में भी कविता की। उसके लिए वह दोनों ही परिस्थितियों में बराबर रहा, वह दोनों ही परिस्थितियों में समभाव में रहा, ठीक है। आगे का प्रश्न है सही और गलत, ये आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत के चिन्ह लगाइए। तीसरा प्रश्न, उचित शब्दों से उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह भी आप स्वयं करेंगे। उसके बाद में है कुछ शब्दों में भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और पहला प्रश्न, इसमें राजा ने कवियों को कितने समय तक कैद खाने में रखा, ये आपको मालूम है, आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उतना ही लिखना है केवल। मोर महल में कवियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, तो मोर महल में कवियों को अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन दिया गया। वे रास रंग और ऐशो आराम में उन्हें रास रंग और ऐशो आराम में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि दरबारी कवि ने कितने दिन दोहा सुनाया। ये आपको बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं इसे। कुछ वाक्यों में, उसमें पहला प्रश्न है, मंत्री को कवियों की कविताएं कैसी लगी थी। तो नौजवान मंत्री को सभी कवियों की कविताएं पसंद आई थी। उनमें सुंदर शब्द, रसीले भाव, मधुर मिठास, यौवन की शोभा, मद भरी उपमाएं, मन को मोह देने वाले सभी अलंकार थे, ठीक है। उसके बाद में है 100 आदमियों ने कैद खाने में कविता क्यों लिखी और मोर महल में क्यों नहीं लिखी। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 30 पर ही मिल जाएगा, दूसरे पैराग्राफ में है। तो उसमें 100 आदमियों ने कैद खाने में कविता इसलिए लिखी क्योंकि जब वे कैद थे तो वे अपनी दुर्दशा पर रोते थे। उस वक्त उनका जीवन बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा न था। उस समय उन्होंने कविता की और उसमें अपने भाग्य के अंधेरे के भाग्य का रोना रोया। मगर जब वे दिन बीत गए और जब वे काली घड़ियां गुजर गईं तो वे ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिन के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार। वे दुख के दिन के कवि थे, सुख के समय के कलाकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मोर महल में कविताएं नहीं लिखी थी। आगे है कि मंत्री ने सच्चे कवि को अभागा क्यों कहा। तो महाराज ने सच्चे कवि को दरबार में आकर दोहा सुनाने के लिए महाराज ने
सच्चे कवि को अपने अपने दरबार का अपने दरबार में उसे सच्चे मंत्री महाराज ने सच्चे कवि को दरबारी कवि नियुक्त किया और उसे दरबार में आकर प्रतिदिन दोहा सुनाने के लिए कहा। कवि ने तीन दिन दोहा सुनाया। चौथे दिन उसने संदेश भिजवाया, ये पेज नंबर 31 पर है, भिजवाया कि इस तरह की कविता नहीं हो सकती। वह उद्गार का कवि है, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं है। तो नौजवान मंत्री को यह संदेश पढ़कर या यह संदेश सुनकर नौजवान मंत्री को लगा कि सच्चा कवि जो है कितना दुर्भाग्यशाली है। उसने इस पद को कवि के जो दरबारी कवि के रूप में उसको नियुक्त किया गया है, उसे ठुकरा दिया है। इसलिए उसे लगा कि सच्चा कवि जो है वो बहुत अभागा है। आगे प्रश्न है, अगर जवान मंत्री के पिता होते तो वे क्या करते? इसमें मेरे विचार से अगर जवान मंत्री के पिता होते तो वे क्या करते तथा क्यों करते? तो इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 31 पर लास्ट पैराग्राफ में है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो साहित्य मंदिर के इस पुजारी के पांव पकड़ लेते, क्योंकि यह आज़ादी की कविता करता है, यह आज़ाद है और आज़ादी की कविता करता है, और जो गुलाम होता है वह गुलामी की कविता करेगा। इसलिए उसके अगर पिता वहाँ होते तो वे उसके पांव पकड़ लेते या उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते। दूसरा है, आपके विचार से कवि के चुनाव का यह तरीका कैसा है? ये तरीका कैसा है? मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भी तरीके हो सकते हैं, तो आप अपने सुविधा अनुसार इसका करेंगे। मुनादी करना किसे कहते हैं? यह क्यों व किस तरह की जाती थी? मुनादी करना जो है, मुनादी जैसे कि घोषणा की जाती है। पहले के समय में अगर जिस तरह का संदेश हम आज जिस तरह का संदेश टीवी में या रेडियो से पा लेते हैं, उस तरह का कोई शासकीय या सरकारी आदेश की घोषणा करनी होती थी, तो उस समय इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए जो कोई एक दरबार का सैनिक जाकर और वो ड्रम बजाकर इस तरह की घोषणा करता था कि महाराज ने ऐसे आदेश दिए, महाराज का इस तरह का आदेश आया है या सरकारी सूचना इस तरह की दी जा रही है। तो वो गांव-गांव, नगर-नगर में जाके ढोल बजाकर लोगों को सरकारी जो घोषणाएं होती थी उसकी सूचना दिया करते थे। ठीक है, तो बच्चों आप ये प्रश्न उत्तर करिएगा और इसके बाद में हम मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। ओके, बाय।